कल हमने देखा था कि किस तरीके से आपके भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ और किस तरीके से मैंने आपको दोनों चीजें बताई थी कि कंपनियों का क्रम क्या था और साथ साथ आपके व्यक्तियों का क्रम क्या था। ये चीजें हमने देखी थी। उसके बाद प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत के साथ समुद्री मार्ग की खोज की जाती है और भारत के साथ समुद्री मार्ग की खोज करने की जरूरत क्यों पड़ती थी। इन सब की मैंने आपको आंसर्स दिए थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है वास्को डी गामा के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया वास्को डी गामा के बाद आपका पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया। फिर 1503 में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की और जब इन्होंने अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश की उसके बाद इन्हें जरूरत हुई कि उस फैक्ट्री को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले फ्रांसिस्को दी अल्मीडा जो कि 1505 से 1509 तक यहां पर रहेगा। उसके बाद प्यारे बच्चे इसने क्या किया, शांत जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने अपनाया था, कार्टेज सिस्टम को इसने अपनाया था। दूसरी कोठी कन्नूर में खोली गई थी 1505 में। ये मैंने आपको कल बताया था कि दूसरी कोठी कब खोली गई, 1505 में। इससे पहले महमूद बेगड़ा जो कि गुजरात का शासक था, इसको इन लोगों ने हराया था। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे आज हम देखेंगे आपका अगला शासक 1509 से 1515 अल्बुकर्क जो कि गवर्नर बनकर आया है। अब ये जो अल्बुकर्क यहां पर गवर्नर बनकर आया है तो ये कुछ चीजें चेंज करेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे, मेरा गला खराब हो रहा है। ठीक है, गला मेरा थोड़ा सा खराब हो रहा है तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे चीजों के साथ में और आप जल्दी से यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, ध्यान से और आराम से पढ़ेंगे। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मुझे दिखेगा तो मैं जरूर आपके कमेंट का आंसर करूंगी। जो काम नहीं हुआ है, मेरा गला खराब हो रहा है। ठीक है, चलिए पॉलिटी क्लास बेस्ट थी, बहुत बढ़िया। हिस्ट्री की भी बेस्ट रहेगी, हिस्ट्री में भी आपको उतना ही मजा आने वाला है। जैसे जैसे आप इतिहास में आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आपको यहाँ पर मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल क्लास होगी, शुरू में ही बता रही हूँ और अंत में भी बता दूंगी कि कल क्लास होगी। कल कोई छुट्टी नहीं है, पॉलिटी की भी क्लास होगी, हिस्ट्री की भी क्लास होगी, क्योंकि आपकी बहुत ज्यादा छुट्टियां पहले भी हो चुकी हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पे बताते हैं। बंगाल के नवाब नहीं पढ़ाया है, सब पढ़ाऊंगी। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िए। जब चीजें नहीं बताई जाएंगी, अभी सिलेबस मैंने ये नहीं बोला कि सिलेबस खत्म हो चुका है, ऐसा कुछ बोला है मैंने, नहीं बोला है। तो फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आपने ये नहीं पढ़ाया या वो नहीं पढ़ाया। हो सकता है वो चीजें मैं आपको बाद में पढ़ाने वाली हूं। तो अब आगे सुनिए मेरी बात। इसने क्या किया, सबसे पहले इसने आकर ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म कर दिया। इसने कहा कोई शांत जल की नीति यहां पर नहीं रहेगी, ब्लू वाटर पॉलिसी खत्म हो जाएगी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि ये लोग क्या करते थे, इन्होंने व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करने के लिए हिंद महासागर में क्या करना शुरू कर दिया, अपना अधिकार जमाया कि हमने इस मार्ग की खोज की और यहां से व्यापार करने का केवल हमारा अधिकार है। इसने कहा अल्बुकर्क ने ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, इस ब्लू वाटर पॉलिसी को खत्म करो। इसने खत्म कर दिया। 1510 में बीजापुर यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। ठीक है, बीजापुर का शासक है ये, बीजापुर का शासक जिसका नाम है यूसुफ आदिल शाह। इससे इसने 1510 में प्यारे बच्चे गोवा को छीन लिया। ठीक है, गोवा को छीना और गोवा को छीनने के बाद इसने क्या किया, गोवा में सती प्रथा पर नियंत्रण, गोवा में सती प्रथा पर, ठीक है, गोवा में सती प्रथा पर प्रतिबंध लिखो। इसने कहा कि कोई सती सिस्टम यहां पर फॉलो नहीं होगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो यहीं पे इसने लगाया। इसने गोवा को जीत लिया और इसने अब अपने कानूनों की शुरुआत की। कहा कि गोवा में कोई सती सिस्टम नहीं चलेगा, कोई सती प्रथा नहीं चलेगी, लेकिन ध्यान रखना केवल गोवा के अंदर, पूरे भारत में नहीं। ठीक है, गोवा में सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगाया। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था प्यारे बच्चे, अल्बुकर्क ही था। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज कौन था आपका, रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज था अल्बुकर्क। क्यों कहा जाता है बेटा, क्योंकि इसने क्या कहा, इसने पुर्तगालियों से क्या कहा, पुर्तगालियों को
भारतीय स्त्रियों से, पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। विवाह करने के लिए प्रेरित। और क्यों कर रहा था ऐसा? क्योंकि इसे वास्तविक तरीके से यहां पर स्थापना करनी थी पुर्तगाली शक्ति की, और इनका जो धर्म है ईसाई धर्म, उसमें कन्वर्ट करना था। तो आपने देखा होगा कि यहां पे इसने कहा कि भैया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो रूल है, तुम्हारे जो कानून है, जो नियम है, वो वास्तविक तरीके से यहां पर स्थापित हो, तो आपको भारतीय महिलाओं से शादी करनी चाहिए और उनसे शादी करके उनका जो धर्म है उसका परिवर्तन करवाना चाहिए, यानी कि उन्हें ईसाई बना देना चाहिए। तो इसने ये सब क्यों कहा? ताकि पुर्तगाली शक्ति वास्तविक रूप में यहां पर स्थापित हो सके। ये अल्बुकर्क का प्लान था, और अल्बुकर्क को इसीलिए क्या कहा जाता है? पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली प्यारे बच्चे आपके देश में सबसे पहले आए और सबसे बाद में 1961 में गए, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसने क्या बोला यहां पे? इसने बोला कि भारतीय स्त्रियों से शादियां करो, तभी तो यहां पे ये लोग व्यापार करने आए। और अंग्रेजों ने भी इस तरीके से चीजें की, यहाँ की महिलाओं से शादी करी। और फिर इन लोगों के लिए शादी वादी इतनी बड़ी चीज नहीं होती है कि 7 जन्म का रिश्ता हो गया, अब मरेंगे तभी टूटेगा, नहीं। ये लोग तो शादी ऐसे करते कि आज शादी कर ली, 4 दिन बाद हमारी नहीं बन रही है तो फिर डाइवोर्स दे दिया। इनके लिए शादी ऐसा नहीं है जैसे हमारे देश में कहते हैं। वैसे तो अब हमारे देश में भी हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ भाग रहे हैं हर चीज में, चाहे वो रिलेशंस हो, चाहे वो खाने की चीजें हो, चाहे पहनने की चीजें हो। तो हम क्या कर रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। तो इन लोगों ने ये सारी प्लानिंग की थी, किस लिए? भारत में अपने शासन को स्थापित करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा अल्बुकर्क के बारे में और भी यहाँ पे कुछ बातें मुझे लिखवानी है। आप पहले प्यारे बच्चे यहां पर इतनी बातें लिखें, ये अल्बुकर्क में ही चल रहा है। तो अल्बुकर्क में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं ऐड करवा रही हूं उनको आप लिखते चले जाइए। बताइए जल्दी से, लिखकर नोट करके जल्दी बताएंगे। और बेटा कोशिश किया करो थोड़ा जल्दी लिखने की, ठीक है? नोट करके लिखेंगे कि मैम नोट हो गया है। ठीक है, रवि ने बोल दिया है, और भी बच्चे कमेंट करेंगे। डन, फरहीन ने भी बोल दिया है, वेरी गुड। आगे देखिए और क्या क्या किया अल्बुकर्क ने, आगे ध्यान से सुनना। अल्बुकर्क ने अल्बुकर्क ने 1511 में 1511 में, अच्छा 1511 ईस्वी में, ईस्वी कह लो या एडी कह लो, एक ही बात है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि एडी आएगा या बीसी आएगा। तो अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की दक्षिण पूर्व एशिया की, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया की व्यापारिक मंडी मलक्का व हरमुज पर अपना अधिकार कर लिया, पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो कहां कहां कंट्रोल किया इसने, मैं अंडरलाइन कर देती हूं। इसने कंट्रोल किया मलक्का और हरमुज पर। आगे देखिएगा, एक पॉइंट और लिखना है। 1503 ईस्वी में, या एडी भी कह सकते हो, 1503 ईस्वी में अल्बुकर्क जहाजी बेड़े
जहाजी बेड़े का नायक बनकर आया था उसी समय पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कोचीन में खोली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमें लगता है कि अल्बुकर्क 1509 में ही भारत आया था। नहीं बेटे, ये 1509 से पहले भी 1503 में जब पुर्तगाली अपनी कंपनी को यहाँ एस्टैब्लिश करने के लिए आए थे, तो ये उस जहाजी बेड़े का मतलब जहाज में जितने लोग आए थे उन सबका सरदार बन के यहाँ पे आया था, उन सबका हेड बनकर यहाँ आया था। देखिए, कल ही की क्लास में मैंने आपको लिखवाया है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की थी। तो मैंने लिखवाया है, पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। और जब कोचीन में खोली थी प्यारे बच्चे, तो कौन आया था? तो आप कहेंगे कि उस समय अल्बुकर्क भारत में आया था। उस समय यहाँ पे भारत में अल्बुकर्क आया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अल्बुकर्क गवर्नर बनने से पहले भारत कब आया था? पुर्तगाली गवर्नर बनकर ये कब आया है? 1509 में, अल्मेडा के बाद। लेकिन उससे पहले भारत कब आया था? 1503 में। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आपका अगला पुर्तगाली गवर्नर आएगा जिसका नाम है नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हा ने क्या क्या चीजें की हैं वो मैं आपको बताऊंगी, आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए। बेटा हाथ का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि अब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है और मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कविता, मेरी तबीयत पहले से बेटर है। आगे चलें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब जो है मान रहे हैं बातों को और थोड़ा जल्दी स्पीड से काम कर रहे हैं। अब नीनो दी कुन्हा गवर्नर बनकर आया है, तो ये कब से कब तक रहेगा? 1529 से 1538। यहाँ पे नीनो दी कुन्हा इनका अगला गवर्नर बनकर आया है। अब प्यारे बच्चे, इसने सबसे पहले क्या किया? 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। तो मैम इससे पहले राजधानी क्या थी? देखो, जीता किसने था? यूसुफ आदिल शाह ने, लेकिन इसने राजधानी बनाया। लिखिएगा, कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाया। किसने बनाया प्यारे प्यारे बच्चों? नीनो दी कुन्हा ने। लेकिन गोवा को जीता किसने था? अल्बुकर्क ने। ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट्स में अंतर है। फिर 1535 में इसने दीव पर अधिकार कर लिया। ये सिर्फ इसके पॉइंट्स हैं ये वाले, क्योंकि ये 1538 तक ही आपका भारत में रहता है। ठीक। उसके बाद 1559 में दमन क्षेत्र पर अधिकार किया। किसने? पुर्तगालियों ने दमन क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। दीव पर 1535 में। तो कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया, 1535 में दीव पर अधिकार किया। फिर आगे चलकर पुर्तगालियों ने 1559 में दमन क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। और अभी पुर्तगाली खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने मुंबई पर, सालसेट पर, इन सब पर भी अधिकार किया है। पहले आप इतना नोट करें ताकि मैं जो हाथ से लिखवाना चाहती हूं वो आपको लिखवा सकूं। ठीक है, तो ये आपका क्रम चल रहा है। अब ये भारत में आके क्या क्या चीजें कर रहे हैं,
जो चीजें आपके यहाँ की हैं उन चीजों के साथ ये क्या क्या इंटरफेयर कर रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। नोट कर लिया है? बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार। अब आगे सुनिए, यहां पे कुछ पॉइंट्स मैं लिखूंगी। जैसे पहला पॉइंट, पुर्तगालियों ने चाउल, ठीक है, चाउल एक जगह हुआ करती थी, सालसेट, मुंबई वे बेसिन, मुंबई वे बेसिन पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है, पुर्तगालियों ने किया। उसके बाद प्यारे बच्चे हम आगे देखेंगे यहां पर, और हमें पूछा जाएगा और कहां कहां पे इन्होंने अधिकार किया। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से सॉरी, देशों से व्यापार करने के लिए इन्होंने ठीक है, इन्होंने नागपट्टनम कहां पड़ता है? तमिलनाडु। नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग किया। ठीक है, ये पोर्ट इनके टाइम पर इस पोर्ट का यूज करते थे ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए। आगे देखिएगा, बंगाल के शासक महमूद शाह से 1534 ईस्वी में महमूद शाह से 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों को चटगांव व सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है कि चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोली जो पुर्तगालियों ने, उसकी परमिशन किसने की? तो महमूद शाह ने। कहां का शासक था? बंगाल का शासक। ठीक है, चटगांव और सतगांव दोनों जगह पर। एक चीज ठीक करना, यहां पर केवल बिंदी आएगी, चटगांव और सतगांव। ठीक है, उसके बाद अकबर ने भी इनको परमिशन दी थी। अब अकबर ने कहां फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी थी वो भी लिखिए। अकबर ने पुर्तगालियों को हुगली में कारखाना स्थापित, ठीक है, अकबर ने हुगली में कारखाना स्थापित करने की
अनुमति प्रदान की, अनुमति प्रदान की। खत्म आपका पुर्तगीज। अब पुर्तगीज जब यहां पे आए और इतनी सब चीजें कर रहे हैं तो आखिर भारत में इनका क्या प्रभाव पड़ा, भारत में आखिर कौन से चेंजेस पुर्तगाली लेकर आए, वो भी मैं आज ही की क्लास में आपको बताऊंगी। पहले आप यहां तक नोट करें ताकि मैं आगे चलूं। पुर्तगालियों ने चाउल, सालसेट, मुंबई व वेसिन को जीता। दक्षिण पूर्वी एशियाई से व्यापार करने के लिए, पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए ये नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे। चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति बंगाल के शासक महमूद शाह ने दी थी और अकबर ने इन्हें हुगली में फैक्ट्री खोलने की परमिशन दी थी। अकबर सेकंड ने नहीं बेटा, अकबर ने। अकबर का शासन 1556 से 1605 रहता है, यानी अकबर इनके समय पे जिंदा था। यह आपको ध्यान रखना है। अकबर सेकंड कहां लिखा है, मैंने केवल अकबर लिखा है। ठीक है बेटा, मैं देखूंगी कि आप कह रहे हो कल की क्लास मॉर्निंग में करवा देना, देखती हूँ अगर टाइम चेंज हो जाएगा तो चेंज करवा लूंगी, मेरे लिए भी अच्छा है, एक बार में पढ़ा दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे प्यारे बच्चों, शाबाश, नोट हो गया। अब आगे देखो, अब आगे आपको देखना है कि पुर्तगालियों की देन क्या रही भारत में। ये पुर्तगाली जो भारत में यहां पर व्यापार करने आए तो सबसे पहले प्यारे बच्चे तंबाकू, बर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती शुरू करवाई। ये बर्नेल नाम का जो व्यक्ति है ये अकबर के दरबार में पहुंचा। कहां पर पहुंचा अभी बताऊंगी विवेक सेन जी कि पुर्तगालियों ने मुंबई को ब्रिटिशों को, ब्रिटिश राजकुमार को दहेज में, सब बताऊंगी। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और थोड़ा सा मेरी बातों को सुनेंगे। तंबाकू की खेती पहले भारत में नहीं होती थी, लेकिन जब पुर्तगाली आए तो यहाँ पे एक व्यक्ति आता है बर्नेल, और ये बर्नेल पहुंचता है अकबर के दरबार में और अकबर को तंबाकू का टेस्ट करवाता है। अकबर कहता है, अकबर इसका सेवन करता है, अकबर को बड़ा अच्छा लगता है। अकबर कहता है भाई ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो वो कहता है इसकी खेती शुरू करा दो। तो प्यारे बच्चे, अकबर ने तंबाकू की खेती शुरू करवाई, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसे शुरू तो अकबर ने करवाया। पुर्तगालियों की जो देन है भारत को, ये किसने शुरू करवाई थी, अकबर ने। इस खेती को, तंबाकू की खेती कौन शुरू करवा रहा है, अकबर। लेकिन इस खेती पर रोक कौन लगाएगा, खेती पर रोक, तो खेती पर रोक लगाएंगे भैया जी जहांगीर। जहांगीर कहेगा ये तो गलत है, नो 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 नो, तंबाकू की खेती नहीं हो सकती, नशा नहीं करना है। जहांगीर खुद इतना बड़ा पियक्कड़ था कि खुद पी पी के मर गया, लेकिन इसने कहा नशा केवल मैं करूंगा और कोई नहीं करेगा। तो इसने क्या किया, अकबर ने शुरू करवाई खेती, लेकिन बंद किसने करवा दी, जहांगीर ने। बंद किसने करवा दी प्यारे बच्चे, जहांगीर ने। एडवांस पीडीएफ के बारे में बता दीजिए। ये देखिए आज मैं आपको पीडीएफ के बारे में बताती हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लो। आपकी जो पीडीएफ है इसकी बहुत शिकायतें रहती हैं और बेटा मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूं और आप इन चीजों के पीछे क्लास में टाइम खराब करवाते हो। सीधा सीधा आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपको अपने कोर्स पे जाना है, जैसे पेड क्लासेस हैं। अब पेड क्लासेस में आपको जाकर अपना बैच सर्च करना है। यहाँ पे आपका आएगा रेल रक्षक बैच, है ना, रेल रक्षक बैच, जो कि क्योंकि मेरे में तो सारे बैच ओपन है इसलिए मैं आपके बैच पे जाती हूँ। सीधा आपका बैच कहां पर है, रेल रक्षक बैच। और आज मैं लास्ट बता रही हूं, आपको अपने बैच पे पहुंचना है। ये रहा आपका बैच, यहां पे आप पहुंच गए। अब यहां पे मेरी हिस्ट्री की क्लासेस होंगी, ये रही मेरी हिस्ट्री की क्लासेस। अब इसमें आपको मैंने यूरोपियों का आगमन पढ़ाया है, ये आपकी पीडीएफ खुल गई। अब यहां पे आप सर्च करेंगे बोर्ड पीडीएफ में, आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी पीडीएफ यहाँ पे पड़ी हुई है और आप डेली एक ही क्वेश्चन करते हैं। ये देखना जरा, एडवांस पीडीएफ नहीं कहते क्या इसको। और मैं डेली बोलती हूं कि क्लास के साथ में आपको पीडीएफ दे दी गई है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप क्यों परेशान है, लेकिन आप लोग चेक ही नहीं करते, बस आप बोलते रहते हो कि नहीं डलवाई, नहीं डलवाई, नहीं डलवाई। अब आज के बाद आप मुझे नहीं बोलेंगे, ठीक है। मोबाइल ऊपर करने की जरूरत नहीं कृष्णा चौहान, अपने एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे जाकर अपना कोर्स ओपन कीजिए, हिस्ट्री की क्लास पे जाइए, यूरोपियों का आगमन पे जाइए और फर्स्ट क्लास जो है वहीं पे एडवांस पीडीएफ आपकी पड़ी हुई है बोर्ड पीडीएफ के साथ।
ठीक है, आ रही हूँ जागृति, थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं अकेली हूं और आप बोलने वाले काफी लोग हैं। ठीक, उसके अलावा और क्या क्या लेकर आए हैं? आलू और टमाटर। इनके पहले आलू और टमाटर आपके यहाँ पर नहीं होता था। आलू, टमाटर, और उसके अलावा बेटा अफीम। अफीम ये भी एक नशीली चीज है। और अनन्नास, जिसे आप पाइन एप्पल कहते हैं, अनन्नास, इन सब की खेती इन्होंने ही शुरू करवाई। तंबाकू, अफीम, आलू, अनन्नास, टमाटर कौन लेकर आया भारत में? पुर्तगाली ही लेकर आए। कौन कौन लेकर आया भारत में? तो आप कहेंगे कि मैम पुर्तगाली ही लेकर आए थे। उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये बोलूं यहां पर, हाँ जी बहुत बढ़िया, मेरी बात सुन लो पहले, चलो यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि प्रिंटिंग प्रेस भारत में यही लेकर आए। 1556 में गोवा में, लिख लीजिए ब्रैकेट में, 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। और प्यारे बच्चे किसने की? पुर्तगालियों ने। गोवा में ही कर रहे हैं सारे काम, आप देखना। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस आपकी पहली बार कब स्थापित हुई? तो गोवा में स्थापित हुई 1556 में। कौन लेकर आया इस चीज को भारत में? तो आपको ध्यान रखना है कि इस चीज को पुर्तगाली ही भारत में लेकर आए। इन्होंने तंबाकू की खेती शुरू करवाई, आलू, टमाटर, अफीम, पाइनएप्पल यानी कि अनन्नास, इनकी खेती, और भी बहुत सारी चीजें ये लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने शुरू करी। और ये प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित हुई? 1556 में। ठीक, उसके बाद जहाज निर्माण कला यानी कि शिप बिल्डिंग, जहाज बनाने की जो कला है प्यारे बच्चे, वो भी इन्होंने ही शुरू करवाई। और इसके अलावा और सुन लो, भारत में गॉथिक स्थापत्य शैली, गॉथिक स्थापत्य शैली ये आपकी स्थापत्य कला की एक शैली है। और इसकी भी शुरुआत इन्होंने ही की थी। ये सब प्यारे बच्चे पुर्तगालियों की भारत को देन थी। ये सब भारत में कौन लेकर आए? पुर्तगाली लेकर आए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें बेटा, मेरे पास कोई आईडी नहीं होती है। आईडी जो होती है वो सारी कोचिंग वालों के पास होती हैं, मेरी पर्सनल कोई आईडी नहीं है। ठीक है, अब आप लिखने पर ध्यान दो, फटाफट लिखेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और मैं आपको अगला फैक्ट बताऊंगी जिसके लिए आप बड़े बेचैन और बड़े परेशान हैं कि भैया मुंबई दहेज में भी तो दिया था मैम, तो दहेज की भी बात हम करेंगे। देखो भारत में आ रहे हैं, ठीक है, और भारत में आकर हमारे ही देश में हमारी जगहों पर कब्जा कर रहे हैं और उसको दहेज में भी दे रहे हैं। सोचो, पूरा का पूरा मुंबई दहेज में दे दिया, बताओ इतना बड़ा। हाँ, मैंने कहा ना मनीष मेहरोलिया जी, और भी बहुत सारी चीजें पुर्तगाली भारत में लेकर आए थे। ठीक है, और भी चीजें हैं, ये मैंने आपको मेन जैसे कहते हैं काजू भी लाए थे, मक्का भी लाए थे, इसके अलावा। ठीक, जल्दी से लिख ले फटाफट से। रेलगाड़ी कौन लेके आया था? वो अंग्रेज लाए थे। रेलगाड़ी भी बताऊंगी, सब बताऊंगी तुम्हें। नोट हो गया? अब आगे सुनो। आगे प्यारे बच्चे हम बात करते हैं, तो देखना 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगरंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुई। और जब शादी हुई तो शादी में क्या दिया पुर्तगालियों ने? दहेज दे दिया। और दहेज किसको दिया? राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई दे दिया। जिस मुंबई पे इन लोगों ने कंट्रोल किया, उस मुंबई को बेटा इन्होंने किसको दे दिया? चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। चार्ल्स द्वितीय कौन है? ब्रिटिश राजकुमार। और राजकुमारी कहाँ की है? पुर्तगालियों की है। तो पुर्तगालियों ने कहा शादी में हम आपको मुंबई दहेज में देंगे। तो मुंबई दहेज में किसने किसको दिया? क्वेश्चन आता है। तो पुर्तगालियों ने ब्रिटिश राजकुमार
चार्ल्स द्वितीय को दिया। और आगे जाकर मैं ये भी बताऊंगी कि ये जो मुंबई इसको दहेज में मिला है चार्ल्स द्वितीय को, ये इसे 10 पाउंड यानी 10 पाउंड वार्षिक किराए पर अंग्रेजों को दे देगा व्यापार करने के लिए। ये आगे मैं आपको बताऊंगी। 10 पाउंड पे इसने क्या कर दिया, 10 पाउंड पे मुंबई अंग्रेजों को दे देगा, ब्रिटिश लोगों को दे देगा। ठीक है, उसके बाद अब देखना कि क्या हो रहा है। अब आपका जो समय चल रहा है, मतलब अंग्रेजों की भी एंट्री हो चुकी है भारत में, और अंग्रेजों की जब एंट्री हो चुकी है तो पुर्तगाली धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं। पुर्तगाली कमजोर पड़ रहे हैं, डच भी भारत में आ चुके हैं, और अब यहां पे क्या करेंगे, पुर्तगाली शक्ति को यहां पे क्या करने वाले हैं, ये लोग खत्म करेंगे, मिलकर कमजोर करेंगे पुर्तगालियों को। ठीक है, पुर्तगालियों को कमजोर करेंगे। अब देखो, सबसे पहले पुर्तगाली शक्तियों की कमजोरी की निशानी मैं आपको बताती हूं। अब यहां पे जो डच लोग हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्यारे बच्चे 1658 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया। किससे छीना, पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों से। और केवल एक जगह नहीं छीनी, पुर्तगालियों से और क्या छीना डचों ने, ध्यान से सुनो। और 1641 में, 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का को छीन लिया, पुर्तगालियों से मलक्का को छीन लिया, मलक्का को भी छीन लिया। तो अब ये क्या हो रहे हैं, ये यहां पे धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। और अंग्रेजों ने इन्हें पूरी तरीके से कमजोर किया जब अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे आप स्वाली का युद्ध कहते हैं इतिहास में। डच कौन थे, आ रही हूं आशु वर्मा, अगले आपके डच ही आएंगे, क्योंकि पुर्तगालियों के बाद में भारत में डच लोग आए थे। क्लियर है, तो यहां पे पुर्तगालियों से डचों ने श्रीलंका को छीना और मलक्का को छीना। तो ये किस चीज की निशानी है, कमजोरी की निशानी है। अब अंग्रेजों ने पूरी तरीके से कमजोर कब किया मैम, वो भी देखो यहां पर, एक मिनट यहां पे, यहां देखते हैं। अब देखो यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं कि 1612 में, 1612 में अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, और पुर्तगालियों के बीच, पुर्तगालियों के बीच सूरत शहर के समीप, सूरत शहर के समीप स्वाली नामक स्थान पर, स्वाली नामक स्थान पर स्वाली का युद्ध हुआ, स्वाली का युद्ध। और प्यारे बच्चे, स्वाली का जो युद्ध हुआ है ये कब हुआ, 1612 में। अगर आपकी याददाश्त अच्छी है तो मैंने आपको जब पढ़ाया है, बताओ विलियम हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो आप कहोगे जहांगीर, लेकिन वो व्यापार की परमिशन नहीं ले पाया था। उसके बाद में उसने जाके बोला कि व्यापार तभी कर सकते हैं जब पुर्तगाली कमजोर होंगे, और पुर्तगालियों को कमजोर करने के बाद ही हमें जहांगीर व्यापार की परमिशन देगा। तो ये जो स्वाली का युद्ध हुआ प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से सुनना, स्वाली का युद्ध, ठीक है, किस किस के बीच हुआ, अभी मैंने आपको बताया, पुर्तगाली वर्सेस अंग्रेज, पुर्तगाली वर्सेस अंग्रेज। और कब हुआ, 1612 में। 1612 में एक अंग्रेजों की तरफ से व्यक्ति आता है, और उसका नाम क्या है, क्या है उसका नाम, अंग्रेजों की तरफ से रहेगा मिडल्टन, मिडल्टन आता है। और ये केवल और केवल पुर्तगाली शक्ति को कमजोर करने आता है, और पुर्तगालियों की तरफ से रहता है थॉमस बेस्ट। इन दोनों के बीच युद्ध होता है, और लिख लेना, लिख लेना, इस युद्ध में
इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार होती है। इस युद्ध में पुर्तगालियों की हार होती है। पुर्तगालियों की हार होती है और अंग्रेजों की जीत हो जाती है। और प्यारे बच्चे, जब ये बात जहांगीर को पता चलती है, जब ये बात जहांगीर को पता चलती है कि अरे ये तो बड़े शक्तिशाली निकले, इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया। जो पुर्तगाली कहते फिरते हम तो बहुत ताकतवर है, हम तो बहुत ताकतवर है, हमसे ताकतवर कोई नहीं है, उन्हें हरा दिया। जहांगीर खुश हो गया और जहांगीर ने फिर इन्हें परमिशन दी। और फिर परमिशन दी तो उसके परमिशन लेटर के साथ फिर इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली। ये सब मैं जब अंग्रेज आपको पढ़ाऊंगी तो दोबारा आएगा कि जहांगीर के दरबार में 1608 में विलियम हॉकिंस निकलता है, 1609 में पहुंचता है, पर परमिशन नहीं मिलती क्योंकि पुर्तगाली पावरफुल थे। पुर्तगालियों को कमजोर करने के लिए मिडल्टन आता है। ये मिडल्टन आकर यहाँ पे युद्ध लड़ता है इनसे और उसके बाद इन्हें सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिलती है बेटा। तो ये सब आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि मैं ताकतवर हूं, कि मैं ताकतवर हूं। इन्हें अपनी ताकत दिखानी है। और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बनते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप बिल्कुल तैयार हो पढ़ने के लिए तो मैं डिटेल में आपको पढ़ाना चाहूंगी, अच्छे से पढ़ाना चाहूंगी। एक बार अच्छे से पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्वाली का युद्ध बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है देवेंद्र प्रजापति जी। ठीक है, आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लोगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको नोट कर लीजिए फटाफट ताकि मैं आगे बढ़ूं। अब हम बात करेंगे और आपके यहां पे मैं जवाब दूंगी कि डच लोग कौन थे, डच कहां से आए थे। अगले आपके आने वाले डच ही हैं। चलिए आगे चल सकते हैं बेटा, हो गया नोट, आगे देखिए। अब यहां पे कौन आएगा? हॉलैंड। हॉलैंड कह लो, हॉलैंड ये आपका इसका नया नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जानते थे। अब ये लोग कहां से आए हैं? हॉलैंड यानी कि नीदरलैंड से। तो पहला डच यात्री की जगह लिखना पहला डच अभियान, यात्री की जगह लिखना बेटा पहला डच अभियान। पहला डच अभियान। अब देखो पहला डच अभियान कार्नेलिस द हाउटमैन, ठीक है, कार्नेलिस द हाउटमैन के नेतृत्व में 1596 ईस्वी में 1596 ईस्वी में आया। किसके नेतृत्व में? कार्नेलिस द हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान कहां पर आया है? पूर्वी जगत में। ठीक है, 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत में आया। पूर्वी जगत में आया। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला डच अभियान किसके नेतृत्व में पूर्वी देश में आया? तो प्यारे प्यारे बच्चों, कार्नेलिस द हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान पूर्वी जगत में, क्योंकि हर कोई ईस्टर्न कंट्रीज के साथ व्यापार करना चाहता था, तो डच लोग भी चल पड़े कि भैया हम भी चलते हैं और वहां पर व्यापार करते हैं।
तो सब करने तो यहाँ व्यापार आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब चाह रहे थे कि हम शक्तिशाली बन जाएं, यहाँ पर हमारा कंट्रोल हो जाए यहाँ पर। अरे ये चाहते तो मिलकर भी तो व्यापार कर सकते थे, पर अंग्रेज आएंगे सबकी छुट्टी कर देंगे कि सब निकलो यहां से, हमारा अधिकार रहेगा और किसी का नहीं। आगे देखिए, ये अंग्रेज आके तो भारतीयों का अधिकार भी भारत से छीन लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब जब ये डच लोग भारत में आए हैं तो ये भी आके क्या करेंगे, अपनी पहली फैक्ट्री खोलेंगे। फैक्ट्री क्यों खोलेंगे, क्योंकि इनका भी उद्देश्य क्या है भैया, सब किस उद्देश्य से आ रहे हैं, इनका भी उद्देश्य तो प्यारे बच्चे व्यापार है, व्यापार। अब इनके बारे में एक चीज बड़ा ध्यान से लिखना कि इन लोगों ने क्या किया, डचों ने मसालों के स्थान पर, डचों ने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मसालों के स्थान पर, मसालों के स्थान पर, ठीक है, भारतीय वस्त्रों के, भारतीय वस्त्रों के निर्यात पर, निर्यात किसे कहते हैं, एक्सपोर्ट, निर्यात पर, निर्यात पर अधिक बल दिया या निर्यात को अधिक महत्व दिया, ऐसे लिखना, निर्यात को अधिक महत्व दिया। यानी ये करने तो शुरू में, ये लोग भी ध्यान से सुनो, शुरू में प्यारे बच्चे इनका भी उद्देश्य था कि हम मसालों पर व्यापार करेंगे, लेकिन मसालों के व्यापार पर इतनी लड़ाइयां हो रही थी कि इन्होंने सोचा भाई छोड़ो, हम ऐसा करते हैं, हम भारतीय वस्त्रों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने वस्त्रों को फिर व्यापार में अपना मुख्य उद्देश्य बना लिया। तो इन्होंने क्या किया, डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय वस्त्रों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि ये व्यापार करने आए हैं तो ये भी अपनी फैक्ट्री खोलेंगे। तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 मसूलीपट्टनम में खोली। मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश के अंदर। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री खोली और 2 पॉइंट में इनके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुर्तगालियों से श्रीलंका और मलक्का को छीन लिया। ये आप पहले ही लिख चुके हो। कब कब छीना ये भी मैं बता चुकी हूं। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे ये जो डच आए हैं इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली है, मसूलीपट्टनम में। पुर्तगालियों ने कहाँ खोली थी, कोचीन में। क्लियर है, ये सब साउथ की तरफ ही जाएंगे क्योंकि वहां से व्यापार करना आसान है, वहां पे रास्ता है। सारी लड़ाइयां जगह किनारे वाली जगहों के लिए होंगी, जहां जहां पोर्ट बन सकते हैं, जहां जहां बंदरगाह बन सकते हैं। फिर प्यारे बच्चे इन्होंने अपना और विस्तार करना शुरू किया और विस्तार करने के उन्होंने क्या किया, इन्होंने दूसरी फैक्ट्री प्यारे बच्चे 1610 पुलिकट केरल में खोली। कहां खोली, पुलिकट में इन्होंने अपनी 1610 में दूसरी फैक्ट्री खोली। और प्यारे बच्चे ये पुलिकट वाला जो पॉइंट है इसके लिए इन्होंने क्या किया, पुलिकट में फैक्ट्री की स्थापना के लिए चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया। ध्यान से सुनना, पुलिकट में फैक्ट्री की स्थापना के लिए चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझौता किया। और एक पॉइंट और लिखना, पुलिकट में ही डचों ने स्वर्ण पैगोड़ा, पैगोड़ा कहते थे सिक्के को, स्वर्ण पैगोड़ा यानी कि सिक्का, स्वर्ण पैगोड़ा ढाला। यानी इन्होंने अपने कॉइन्स बनाने शुरू करे और वो कॉइन्स कहां बनाए, पुलिकट में।
क्वेश्चन पूछा जाता है स्वर्ण पैगोड़ा किसके द्वारा ढाला गया, यानी स्वर्ण पैगोड़ा जो कि एक सिक्का था उसे किसने ढाला, तो डचों ने। कहां पर, इसी पुलिकट फैक्ट्री में, जो कि 1610 में इन्होंने केरल में स्थापित की है। और इसे स्थापित करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया था, किसके साथ समझौता किया था, तो चंद्रगिरी के राजा से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे बच्चे, मनीष मेहरोलिया वो आप अंग्रेजों का पॉइंट बता रहे हैं, अंग्रेजों की बात कर रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में चले गए हैं। एसएससी एमटीएस हो जाएगा, जी हो जाएगा। आगे सुनिए, उसके बाद इन्होंने आगे क्या क्या किया। उसके बाद 1616 में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली। उसके बाद 1642 में कराईकल, केरल, कराईकल कहां पड़ता है, केरल में। और सूरत तो आपको पता ही है कहां पड़ता है, गुजरात में। इसके अलावा प्यारे बच्चे इन्होंने बंगाल में भी फैक्ट्री खोली है, वो मैं बताऊंगी, पहले आप इतना नोट करें, फटाफट नोट करें। हाँ बेटा, गोल्ड का कॉइन था, संध्या। सबके कमेंट मुझ तक आ रहे हैं, कोई ब्लॉक नहीं है, ये नई नई ट्रिक मत अपनाया करो। अरे हाँ भाई, आज तो सच में ही टाइम पता नहीं चला। चलो एक लाइन और लिख लो, क्योंकि डचों को खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अंग्रेज पढ़ेंगे। एक पॉइंट बेटा वो प्लेन स्लाइड पे मुझे लिखवाना पड़ेगा। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री, प्रथम डच फैक्ट्री 1627 ईस्वी में, ठीक है, 1627 ईस्वी में पीपरी नामक स्थान पर स्थापित की गई। लेकिन शीघ्र ही बालासोर, ये भी बंगाल में ही है, बालासोर भी बंगाल में है, और प्यारे बच्चे पीपरी भी बंगाल में है। तो पहले इन्होंने बंगाल के पीपरी में खोली, फिर यहां से उठाकर इसको कहां ले गए, बालासोर लेके चले गए, बालासोर स्थान पर ले गए। लेकिन शीघ्र ही बालासोर स्थान पर ले गए, यानी कि इन्होंने ट्रांसफर कर दिया फैक्ट्री को। ठीक है, ये आपका डच है। बताइए जल्दी से, ये नोट कीजिए। और फिर हम कल, अब यहां पे एक चीज और समझ लीजिए कि डचों का पतन कैसे हुआ, डचों को कैसे हराया अंग्रेजों ने। तो डचों का पतन, तो प्यारे बच्चे क्या होगा, वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध होगा। और ये किस किस के बीच होगा, डच वर्सेस अंग्रेज। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो वेदरा का युद्ध है आखिर ये किस ईयर में हुआ था। ये बहुत पूछा जाता है, 1759 ईस्वी या एडी। ये 1627 है बेटा, 1627। इसे ठीक से लिख देती हूं मैं, 1627। ठीक है, और 1759 में अब इसमें क्या हुआ, डच हारे और प्यारे बच्चे अंग्रेज जीत गए, अंग्रेजों की जीत हो गई। तो इनका भी पतन हो गया, इनका भी पतन हो गया।
खत्म हो गई आपकी क्लास। तो ये आपकी हमने आज तक कहां तक पढ़ा, देखो यहां पे लिखा हुआ है आपकी स्लाइड में भी, डचों का पतन, डच फॉल, बैटल ऑफ बेदरा। ठीक है, अब भारत में अंग्रेजों का आगमन कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। अब अंग्रेजों को देखेंगे, कल हम देखेंगे उनको कि तुम्हें कितनी शक्ति है। ठीक है, अंग्रेज आएंगे, अंग्रेज सबकी छुट्टी कर रहे हैं, देख लो, पुर्तगालियों को भगाया, पुर्तगालियों कमजोर किया, उसके बाद प्यारे बच्चे, ठीक है फरीन मलिक जी, बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझ पे इतना विश्वास दिखा रहे हैं। आज के लिए अपनी क्लास को मैं यहीं विराम देती हूं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।